नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। मैं दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली बेंगलोर में रहती थी और मेरा बचपन से ही हार्दिक से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग बेंगलोर महीने 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे। संजना आंटी वैसे तो हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझ पर तो संजना आंटी जान छिड़कती थी। बचपन से मैं यही सुनती आ रही थी कि मैं हार्दिक की मंगेतर हूँ, इसलिए उम्र के साथ साथ मेरी हार्दिक से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफ़ी सालों से मैं दिल्ली से बेंगलोर नहीं गई थी। वजह शायद मेरी सर में थी। फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के सिलसिले से मुझे कम ही फुर्सत मिलती थी। हाँ, मेरी मम्मी एक साल में 1-2 बार चक्कर लगा लेती, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आई थी। हार्दिक की बहुत तारीफ करती थी, कहती अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी तारीफ़ें सुन सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार संजना आंटी ने फ़ोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो। नेहा मेरे हार्दिक की अमानत है। मेरी माँ को भला इस बात पर क्या ऐतराज़ होना था। मैं घर से सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभालता था, पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं जो स्कूल में पढ़ती थी। हमारा संबंध गरीब घराने से था। मेरी मम्मी ने जोड़ तोड़कर मेरा दहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे, कहने लगे कुछ ही महीनों में शादी रख तो दी है। मैं सोच रहा हूँ इस महंगाई में बेटी को विदा करना एक बाप के लिए बहुत ही बड़ी आजमाइश बन चुकी है। तुम जानती हो कि वो खाते पीते घर के हैं, उन लोगों का मेल जोल भी ज़्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इस इंतज़ार में है कि हार्दिक की शादी हो तो वह अलग हो जाए। जाहिर है दहेज में हर चीज़ देनी पड़ेगी। मेरी मम्मी कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं, मेरा जितना भी जेवर पड़ा है उसे बेचकर आप सारे पैसे संजना को भी भिजवा दीजिएगा। वहाँ से हार्दिक अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। यहाँ दिल्ली से बेंगलोर जाने में फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है, आप चिंता मत करो जी, सब हो जाएगा। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं यह सोच रही थी क्या ही अच्छा होता कि हार्दिक दहेज लेने से ही मना कर देता। खैर शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात बेंगलुरु से प्लेन में आई थी। सिर्फ हार्दिक था, मेरी सास और उनके दोनों बेटे और बहुएं थी। हार्दिक के पापा का वैसे ही देहांत हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे। शादी के 2 घंटे बाद ही हमारी वापसी की फ़्लाइट भी थी। मम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन कहने लगी नहीं, वहाँ भी हमने नेहा का बहुत शानदार स्वागत करना है। खैर 2 घंटे बाद ही मैं दुल्हन बनी प्लेन का सफ़र कर रही थी। यह सफ़र मैंने अपनी जेठानियों के साथ किया था जो मुझसे हंसी मजाक कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला। बेंगलुरु पहुंचकर मुझे छोटी मोटी रस्मों के बाद हार्दिक के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफ़ी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफ़ी खूबसूरत लिया था। कमरा फूलों से महक रहा था। हार्दिक कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। अब तक मम्मी से मैंने हार्दिक की इतनी तारीफ़ें सुनी थी। मुझे लगा था वह एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा, देखने में हज़ारों में एक होगा। मुझे अपनी किस्मत पर जितना भी गर्व होता उतना कम था। हार्दिक कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। 10 मिनट तक मुँह से नहीं कहा था, ना मेरी तारीफ़ में ना मेरी मोहब्बत में। ना जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह लंबी लंबी सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें ना जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी यह हालत क्यों हो रही है। मैंने कहा, हार्दिक आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? हार्दिक के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई थी। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ मोहब्बत करती हूँ आपसे, तभी तो आज आपकी पत्नी बनी आपके सामने बैठी हूँ। मेरा यह कहना था। उसने मेरा हाथ जोर से दबोच दिया। उसने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं चिल्ला उठी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। हार्दिक मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, मुझे भी बहुत हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे वह आदमी अपने होशो हवास में ना हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसे भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ़ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी। हर तकलीफ़ को वह मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहने कांच की चूड़ियों
को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियाँ मेरी कलाई में घुस गई थी। शादी के नाम पर मैंने वह रात बड़ी ही तकलीफ से गुजारी थी। उसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब मैं चिल्लाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता, कहने लगता, तुम्हारी आवाज़ ना जाए बाहर, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए हमारे बीच मोहब्बत हो रही है। पति पत्नी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बत को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी होती है जो मतलब हार्दिक ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था। मुझे मोहब्बत शब्द से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही और वह आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बेड पर मेरी चूड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। मेरी ज़िंदगी की तरह शादी की रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और पति पत्नी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं ताकि यह पूरी ज़िंदगी याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ़ें सही थी कि चाह कर भी मैं अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अपनी बिखरी हालत के साथ कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक उस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ डाले थे। वह इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई भूखा भेड़िया है। उसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया था। मैं जैसे बैठी थी मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून उसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। जब नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जेठानियाँ सब मेरे इंतज़ार में थी, क्योंकि हार्दिक तो दरवाज़ा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों की खरोंचें देखकर तीनों की रंगत सफ़ेद हुई थी। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, यह सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत। आपके बेटे ने रात भर यही मोहब्बत की है मुझसे। यह कहकर मैं रोने लगी। सास ने इस वक्त मुझे अपने साथ लगा लिया। फिर मेरी दूसरी जेठानी से कहने लगी, तुमने हार्दिक को दवाई समय पर नहीं दी थी क्या? यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। किस चीज़ की दवाई? वह कहने लगी, मम्मी जी, मैंने तो दवाई दे दी थी, हार्दिक के हाथ पर रखी थी, कहा भी था कि मेरे सामने खाओ, लेकिन आपको पता है ना उसे कितनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, मैं खा लूँगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है चुपचाप खड़ी रहा करो, जब तक वह दवाई ना खा ले तुम कमरे से बाहर मत आया करो। वह कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने हार्दिक को और उसकी जिम्मेदारियों को। अब आ गई है ना उसकी पत्नी, अब आप इसी को जिम्मेदारी लगा दें। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे नाश्ता भी करवा दिया। कहने लगी, हार्दिक को थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी प्रॉब्लम? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मेरी इस बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस थोड़ा सा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, गुस्से का थोड़ी तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ने कहा था शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने तो रात को उससे कुछ भी नहीं कहा था जो उसे बुरा लगता, उसके मिजाज के खिलाफ होती, फिर भी उसने मेरा यह हाल किया है। मैं उसके सामने जाऊंगी ही नहीं, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास घबरा गई थी। कहने लगी, अरे नहीं, रात उसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी, अगर दवाई खाई होती तो तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। मैंने कहा, कुछ भी है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। वह कहने लगी, फिर मुर्गी की वही एक टांग। अरे बाबा, कह तो रही हूँ कि उसकी बीमारी का हल शादी था, इसलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा और मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने कंधे से अपना कुर्ता हटाया। मेरे बाजू पर सिगरेट का जख्म देखकर मेरी सास बुरी तरह चौंकी थी और फिर नज़र चुरा गई। मैंने कहा, ये उसकी मोहब्बत है, कहता है मेरी मोहब्बत ऐसी है, मैंने ऐसी ही मोहब्बत सही है। पूरी रात मेरी सास मुझसे नज़रें चुराने लगी। कहने लगी, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। फिर कहने लगी, देखो ना, तुम्हारे पापा ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की, लाखों का दहेज बनाया है। पूरी बिरादरी में तुम्हारे पापा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली और यहाँ से चली गई। सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी। तुम्हारे बाद तुम्हारी 2 बहनें और भी बैठी हुई हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो तो डॉक्टर ने कहा है कि हार्दिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे उसका इलाज ही शादी था, तो शादी के बाद बहुत ठीक हो जाएगा। मैं चुप हो गई थी। शादी तो मेरे पापा ने बाकी कर्ज उठाकर की थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर चीज़ एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे पापा की तो कमर ही झुक गई थी एक मेरी शादी करने में। मैंने सोचा सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद हार्दिक ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द मेरे लिए किसी हुक्म की तरह होता।
वह कहता कि दिन को रात कह दो, तो मैं रात कह देती, क्योंकि मेरी सास के अनुसार यही उसका इलाज था। कहने लगा, मेरे लिए मीठे फ्रेंच टोस्ट बनाओ और मेरे खाने में मिर्ची मत डालना। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई नाश्ता बनाकर। जब मैं कमरे में गई तो वह सो चुका था। मैंने उसका नाश्ता ढक दिया और बाहर किचन में आ गई, उसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था कि उसके खाने में मिर्ची नहीं डालनी। मैंने उसके लिए फीका खाना बनाया। अभी उसका खाना बनाकर फ्री हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं फ़ौरन से कमरे में गई तो मेरी सास वहाँ पहले से मौजूद थी। हार्दिक कह रहा था कि नेहा से बोलो कि आज के बाद मेरा नाश्ता ना बनाए। मैंने कहा भी था मुझे मीठे फ्रेंच टोस्ट बनाकर दें, और उसने इसमें मिर्ची डाल दी। मैंने कहा, मैं क्यों मिर्ची डालूंगी? कहने लगा, इसलिए ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं। माँ, यह मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं हैरान परेशान से खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी। कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा इतना साथ देती हूँ और एक तुम हो कि मेरे बेटे की ही दुश्मन बन बैठी हो। मैंने कहा, मम्मी जी आप यह खाकर देखें, मैंने इसमें चीनी डाली थी। वह कहने लगा, हाँ देखो खाकर कितनी मिर्ची है। जब वह टॉस मेरी सास ने खाया तो सी सी करने लगी, इसमें तो मिर्ची डाली है, यह देखो ऊपर से यह नज़र भी आ रही है। क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा, नहीं मैंने यह नहीं डाली। वह कहने लगा, फिर किसने डाली? तुम ही मेरा नाश्ता बनाकर यहाँ रख गई हो। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। हार्दिक मेरे हर काम में कमी निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि टोस्ट में मिर्ची कैसे गई थी, क्योंकि मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं थी। लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया, वह मिर्ची हार्दिक ने ही डाली थी। मैं कपड़े निकालती, कपड़े इस्त्री करती तो वो पूरे कपड़े दोबारा ज़मीन पर फेंक देता। कहता है, नहीं दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे इस्त्री नहीं किए हैं तुमने। तुम्हें कब अकल आएगी? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए आ गई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूख कर काटा हो गई थी, क्योंकि हार्दिक जो कुछ कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता और दिन के समय मेरे किए हुए काम बिगाड़ के रखता। कभी कहता, तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो। कभी मेरे खाने में मिर्ची डाल देता और कहता, तुमने डाली है, तुम मुझसे दुश्मनी निकाल लियो। मेरा जी चाहता कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं यह दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोचकर रोती रहती। अभी तक तो उनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फ़ोन आया था। कहने लगी, जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन दिल्ली से बेंगलुरु आने जाने का खर्चा ही बहुत हो जाएगा और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं। ससुराल में तुम्हारी पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ आ भी नहीं सकते। इतना खर्च का सोचकर हम चुप हो जाते हैं। खैर, मैं अपने माँ पापा को हार्दिक के बारे में नहीं बता पाती थी और अपने आप को हार्दिक के रवैये के लिए तैयार कर लेती, लेकिन इंसान इतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। हार्दिक कह रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। काम पर कहीं नहीं जाता था और ना कुछ करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्च उठाते थे, उसकी दवाइयाँ भी वही लाते थे। मैं चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए ना जाने कब वहीं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का ख्याल रखें, यह बहुत कमज़ोर है। इस तरह अगर इसकी हालत ख़राब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था, मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या सिर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ, मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी। अपना बच्चा होगा तो देखना, हार्दिक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अपने पास सुलाती रही। जानती थी अगर हार्दिक के पास होगी तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक ही हफ्ता गुजरा था कि हार्दिक का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। कहने लगा, नेहा मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा, आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी जब वह किचन में आ गया। कहने लगा, क्या मतलब है? शराफत से कमरे में चलो। मैंने कहा, बात सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने सावधानी बताई है। कहने लगा, तो मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा। उसने नल बंद किया, मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सास आ गई। कहने लगी, छोड़ो उसका हाथ, यह अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा, क्यों नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? शोर की आवाज़ सुनकर मेरे जेठ और जेठानी भी कमरे से बाहर आ गए। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा, मरने दे, मेरा बच्चा है, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं कपड़े फाड़ दूंगा इसके।
उस आदमी में तो जरा भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंका था, इससे पहले कि वह कोई और गलत हरकत करता। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, चलो कमरे में, तुम जो चाहते हो कर लो, पर यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। तो कहने लगा, आ गई हो ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें शायद सबने सुनी होंगी और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी कि काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मेरे इस घर में 4 महीने ही नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सफ़ेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरे पापा और मेरी माँ भी सदमे में रह गए थे। कहने लगे, तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? मैंने कहा, शायद प्रेग्नेंट हूँ इसलिए कमज़ोर हो गई हूँ। मेरा भाई मुझे रोज़ फल ला कर देता। मेरे पापा ने खासकर मेरे लिए रोज़ जूस वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज़ ताज़ा जूस देकर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखो, देखो उसकी क्या हालत कर दी है उन लोगों ने। मेरी माँ मुझसे पूछती है, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम उन लोगों में खुश नहीं हो? और हार्दिक का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? मैं कहती, सब कुछ ठीक है। जानती थी मेरे माँ बाप शायद असल बात बर्दाश्त ना कर सके। मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन हार्दिक का फ़ोन आया, कहने लगा, वापस बेंगलुरु आ जाओ, वरना मैं वहीं दिल्ली आऊँगा और तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूँगा। तो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने फ़ोन करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया तो कहने लगी, उसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो, वापस आ जाओ और वहाँ पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापस चली गई। उस वक्त उसने मुझसे वादा किया कि मेरे साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करेगा। मैं तो उसके बदले व्यवहार पर हैरान थी। कहने लगा, अरे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, प्लीज़ वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखूँगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊँगी। बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि हार्दिक बदल गया था। उस रात उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बस मेरा सर सहलाता रहा, मेरे हाथ चूमता रहा, यही कहता रहा, मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। फिर जब यह पता चला कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ तो वह बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, मेरे घर बेटा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं एक बेटे का बाप बनूंगा। यह कहते कहते उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मैंने कहा, बात सुने, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारें। कहने लगा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक ही बदले थे। उसकी सांसें वैसी ही फूलने लगी। उसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा, नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी। अभी तो यह खुश था और अभी क्या हुआ? वो एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा। कहने लगा, मेरा बेटा होगा तो उसके साथ भी वही कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। फिर वह भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरा बेटा है तो मेरा जैसा ही होगा ना। यह कहकर वह मेरे पास आया कि नहीं, ऐसा करो, इस बच्चे को मार दो। यह सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, हार्दिक, कैसी बातें कर रहे हो आप? लेकिन वह चिल्लाते हुए कहने लगा, जो कह रहा हूँ वह करो। यह कहने के बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दिया था। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इससे पहले वह कुछ और करता, मैंने अपनी सास को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार मेरी सास और मेरी दोनों जेठानियाँ कमरे में आ गई और हार्दिक को फ़ौरन मुझसे पीछे हटाया था। मेरी सास कहने लगी, नेहा, मेरे कमरे में जाओ। लेकिन वह यही कहे जा रहा था, मुझे बेटा नहीं हो सकता, मुझे बेटा होगा तो उसके साथ भी वही कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब था कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। वह यूं ही पागल नहीं हुआ था, कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। कुछ देर उसके चिल्लाने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें आती रही, मगर धीरे धीरे आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। एकदम सन्नाटा छा चुका था। मैं अपनी सास के कमरे में अपना दिल थामे बैठी हुई थी। मेरी सास हार्दिक के ही कमरे में थी। कुछ देर बाद सास आई तो कहने लगी, अब वह सो गया है, उठेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वह बार बार यह क्यों कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बेटे के साथ भी होगा? आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बता दें। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। क्या बताऊं तुम्हें? मैंने कहा, जो भी हार्दिक के साथ हुआ है मुझे सच्चाई बताएं। मेरी सास कहने लगी, वह नया नया कॉलेज गया तो कॉलेज में बड़ी पार्टीबाजी चल रही थी। लड़कों के अलग अलग गिरोह बने हुए थे। इलेक्शन जारी थे, इसलिए हर पार्टी के लड़के दूसरे लड़कों से यही कहते थे वह उनकी पार्टी को वोट दे। यह शुरू से ही गुस्से का तेज था। इसे भी एक गिरोह ने बोला तो कहने लगा कि वह हक
मुझे हासिल है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसे ही वोट दूंगा। वो लड़के कहने लगे, अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। इसी बात पर उनकी बहस हुई और हार्दिक ने उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन बात आगे गई। हार्दिक कुछ दिन बाद कॉलेज गया तो वापस नहीं आया। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। हम बहुत परेशान थे कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। हर जगह हमने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वह नहीं मिला। 2 दिन हम पर कयामत बनकर टूटी थी। उसके बाद जख्मी हालत में वह हमें दरवाजे के पास ही मिला था। बुखार से तप रहा था, मुंह से ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर गए। उसके दिमाग पर ना जाने किस बात का बहुत बड़ा सदमा था। उस वक्त तो मेरा बेटा हर चीज़ से डरता था, घबराता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पापा को देखकर भी चीखने चिल्लाने लगता था। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि पहले वह ठीक था। फिर जब उसे एक दिमागी डॉक्टर को दिखाया तो हमें मालूम हुआ कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ था। यह कहकर मेरी सास चुप हो गई। मैंने कहा, बताए ना मम्मी जी, क्या हुआ था हार्दिक के साथ। वह रोने लगी, कहने लगी, जिन लड़कों से उसकी लड़ाई हुई थी उन्होंने कॉलेज के एक कमरे में ले जाकर मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया था। 2 दिन तक उसने अपनी हवस का निशाना बनाते रहे थे। मेरा बेटा तो 12वीं क्लास में था, उसकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसका तो इन बातों की तरफ ध्यान तक न था। इसलिए इन बातों ने और इस तरह के जुल्म ने मेरे बेटे को जिस्मानी घाव के साथ साथ उसके दिमाग को भी घायल करके रख दिया था। उसका कोई भाई उसका हाथ पकड़ लेता तो वह समझता कि शायद मेरा भाई भी मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वह यूं डरता जैसे कि लड़की हो। उसका इलाज हम कब से करवा रहे हैं और बहुत चाहा कि वह अपने आगे की पढ़ाई कर ले, लेकिन वह किताब को हाथ भी ना लगा सका। कॉलेज के नाम पर रोने लगता था, कहता था कॉलेज नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे दुकान पर ले जाने लगे, लेकिन वहाँ भी उसका यही हाल था। उसको हर चलता फिरता लड़का जो उसकी तरफ एक नज़र भी देखे, उसे लगता वह उसे अपनी हवस के लिए देख रहा है ताकि उसके साथ जुल्म कर सके। ये वहाँ दुकान पर भी चीखने चिल्लाने लगता, डर कर अपने पापा के पीछे छुप जाता और इसलिए घर पर रहने लगा। हम इसका इलाज डॉक्टर से करवा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं शादी हो गई तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी, कितने सालों से वह इस बीमारी में घिरा है और आपने हमें बताने की भी कोशिश नहीं की। मेरी सास कहने लगी, लेकिन मैं क्यों बताती किसी को, मेरे बेटे में कोई ऐप थोड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, लेकिन फिर भी। वह कहने लगी, बस मेरे बेटे को इल्ज़ाम मत दो, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा ध्यान पाकर ठीक हो जाएगा। मैं यह सोच रही थी कि उसको मेरी कौन सी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। वह आदमी तो मेरी सुनता ही नहीं था। अब मैं समझ गई थी उसके अंदर जुनून और दर्द देने की वजह क्या है, क्योंकि उसने उन मर्दों से दर्द सहा था और उस चीज़ का बदला वो मेरे शरीर को नोच नोच कर लेता था। मेरा रोना, दबी दबी चीखें उसे सुकून देती थी। मेरे आंसू देखकर वह पागल हो जाता, कहता था मोहब्बत दर्द सहने का नाम है और मेरी मोहब्बत पर जब तुम रोती हो तो और भी प्यारी लगती हो। मैं उसके सामने जब हाथ जोड़ देती थी कि भगवान के लिए हार्दिक मेरे हार पर दया करो, यह भी सच है। वह मुझसे मोहब्बत करता था। अगर मैं उसे नज़र ना आती तो पूरा घर सर पर उठा लेता था, लेकिन मुझे भी चैन से जीने नहीं देता। मैं जिस बात से मना करती वह वही काम करता। मैं एक जीती जागती इंसान थी, एक दिमागी मरीज के जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी। मैंने जब एक बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे सिवाय हार्दिक के। उसकी हालत अजीब थी। कहता था यह बड़ा होकर मुझ जैसा ही होगा, इसकी शक्ल भी मेरी जैसी है, नसीब भी मेरा जैसा ही होगा। मैं इसको अभी गला घोंटकर मार डालूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरे दोनों जेठों ने उसे संभाला था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। हार्दिक का जुनून ठीक होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। 8 दिन से उसे अलग कमरे में बंद किया गया था, लेकिन वह मुझे ही पुकारता रहता, कहता मेरी नेहा को मेरे पास ले आओ। मैं अब उसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे मेरी नेहा के पास जाना है। वह मुझसे मोहब्बत भी करता था, मुझे दर्द भी देता था। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, दरवाज़ा खोल दो, मुझे नेहा के पास जाना है। मैं इस कमरे में घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। मुझे उसकी हालत पर तरस भी आता था। 8 दिन बाद मैं ही उसके कमरे में खाना लेकर गई थी, वरना मेरे जेठ ही लेकर जाते थे। तो वह चीज़ें पटकने लगता था, कहता था नेहा को बुलाओ, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है। जब तक मैं नेहा को नहीं देख लूँगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई तो उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे दोनों जेठों ने उसे कुर्सी पर बांध रखा था, क्योंकि जब वह बेकाबू होता तो वह अपने भाइयों को भी मारता पीटता था। वह मुश्किल से उसे संभालते थे। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, रो रो कर आंखें लाल थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, आ गई तुम्हें मेरा ख्याल आ गया।
तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इधर मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके पास आई थी, अपने हाथों से रोटी का निवाला बनाकर उसके मुँह के करीब ले गई। वह कहने लगा, मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत बुरे हैं, देखो कितना कस के रस्सी बांधी है, देखो मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे मना कर दिया, इसके हाथ ना खोलो वरना यह काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपके हाथ खोल दूंगी। उसने मेरे हाथ से खाना खाया तो कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं उसके पास गई तो कहने लगा, मेरे पास बैठी रहो, कहीं मत जाओ। मैंने उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथों से साफ किए थे, उसके बिखरे बालों को सही किया था। कहने लगा, भगवान के लिए मेरे हाथ खोल दो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, रस्सियों को खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने रस्सियाँ खोल दी। वो अपने हाथ को आज़ाद पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से दबाया था, इतनी जोर से कि मैं अगला सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसकी यही तो मोहब्बत थी, दर्द देने वाली। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूं, इतनी मोहब्बत करता हूं तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने ना मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ, कहीं भी तो नहीं। फिर अपना मुँह मेरे गर्दन के पास ले गया। उसके बाद मेरी चीख इस कदर तेज़ थी, मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरी गर्दन पर इतनी ज़ोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। उस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था ताकि सबके छुड़ाने पर भी वह मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, जाओ यहाँ से, मुझे अपने पागलपन को इस लड़की पर उतारना है। यह मेरी पत्नी है, इसे मुझसे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। मेरे जेठ ने उसके हाथ पर टीका लगाया था, शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वह बेहोशी में जा चुका था। मेरी जान उससे आज़ाद हुई थी। मेरे जेठ मुझे डांटने लगे कि तुमने उसकी रस्सियाँ क्यों खोली। मैं दोबारा हार्दिक के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो हार्दिक था। ना जाने कैसे वह अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बेड पर मेरे बेटे को लेटा देखा तो उसकी तरफ आ गया। कहने लगा, ये अभी तक जिंदा है, तुमने इसे नहीं मारा, तुम जानती हो ना यह मेरा बेटा मेरा जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, हार्दिक जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, उसे पीछे करने लगी, लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख चिल्ला रही थी, यह कातिल है, ये इंसान नहीं है, भगवान के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन अब भी मेरी सास की यही रट थी। कहने लगी, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन है। उसे कोई भी पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाएगा, कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। बस यही कहा जाएगी, बच्चा खुद अपनी मौत मर गया है। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से भींच कर रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया कि मेरा बेटा जिंदा है, जल्दी से अस्पताल ले चलें। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बचा ली गई थी। लेकिन हार्दिक को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा बच चुका है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, या तो हार्दिक से तलाक लेकर चली जाती या फिर हार्दिक को किसी न किसी तरह मुझे ठीक करना था। मैंने एक चांस और लेना चाहा हार्दिक को ठीक करने का। मैंने एक बेजान गुड्डे को सफ़ेद कफन में लपेटकर हार्दिक के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, यह लो हार्दिक, तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। सफ़ेद कफन में लिपटे बेजान गुड्डे को देखकर हार्दिक के हाथ कुछ पल के लिए कांपे थे। उसके चेहरे पर दर्द सिमट आया था। मैंने कहा, जाओ हार्दिक, यह किस्सा पूरी तरह ख़त्म कर दो। चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ ख़त्म कर दो। मेरे जेठ मेरे इस काम में शामिल थे। वह हार्दिक को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चल पड़े, और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने उसे मिट्टी में रखा तो हार्दिक चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा मर नहीं सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, यह कैसे हो सकता है? मेरे जेठ ने कहा, खुद तुमने अपने ही हाथों से मारा है, और अब तुम्हें किस बात का दुख है? इतनी देर में उस बेजान गुड्डे को मेरे जेठ जमीन के अंदर दफना चुके थे, लेकिन हार्दिक पर जो पागलपन का दौरा सवार था वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो मेरे बेटे को बाहर, निकालो। पागलपन का दौरा पड़ते ही हार्दिक वहीं बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ उसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में उसे होश आ गया था, लेकिन अब वह रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था।
कुछ ही देर बाद मैं उसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वह रोने लगा, मेरा हाथ थाम लिया। हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, हार्दिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम हार्दिक को घर ले आए थे। उसकी नज़र में उसका बच्चा मर चुका था, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके सामने नहीं लाती थी। हार्दिक पहले से अब काफ़ी बदल गया था। वह बिल्कुल चुप चुप रहने लगा था, मुझे कुछ भी नहीं कहता था, मेरी सारी बातें भी मान लेता था। बच्चे के मौत के सदमे ने उसके दिमाग पर काफ़ी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने मिटा दिए थे। सच कहा है किसी ने, बच्चों की तकलीफ़ से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द उसके सारे दर्द और तकलीफ़ों पर भारी था। वह हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरा बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज़ हार्दिक के कानों में पड़ी थी। वह एकदम उठकर बैठ गया, कहने लगा, नेहा देखो, मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, हार्दिक, तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हें याद है ना, तुमने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मारा था। वह अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से बेड के क्राउन से मारने लगा, कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूँ। अगले ही पल मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से हार्दिक के कानों में आई थी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। आवाज़ सुनकर वह कमरे से बाहर भागा था और अपनी माँ के कमरे में पहुंच गया। मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसने जब अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवार सा हो गया था। मेरे जेठ जेठानी भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं हार्दिक फिर से बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हार्दिक अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बेतहाशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया, कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मेरा बच्चा जिंदा है। वह रो रहा था। अब उसे छुपाना बेकार था कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं अपने बच्चे को लेकर अब अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं हार्दिक बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब हार्दिक बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उसे प्यार करता। मुझसे भी अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने हार्दिक को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है। हार्दिक अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया था और वह अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका था। मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, यह एक सच्चा हादसा है जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। आप लोगों से एक सवाल भी है, क्या इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज शादी है? मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरे बच्चे की किस्मत थी कि वह बच गया था और हार्दिक भी ठीक हो गया था? लेकिन बहुत सारे केस होते हैं जहां इस तरह के पेशेंट ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है, क्या ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े लड़के जिन्हें उनके माँ बाप ही नहीं सुधार सके तो किसी और की ज़िंदगी में शामिल कर देना चाहिए, यह सोचकर कि शादी होगी तो वह लड़का ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए दूसरों की बेटियों के साथ यह घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटे की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली लड़की आपको दुआएं दे, बद्दुआएं नहीं। जैसे कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्हें भी दूसरे की लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें। पहले अपने बेटों को सुधारें, फिर किसी की बेटी के साथ उनकी शादी करें। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।